नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो हम लोग अभी उदावर्त पढ़ रहे हैं, जिसमें अलग अलग वेग जो हैं उनको अगर धारण कर दिया, रोक दिया, तो कितनी सारी व्याधियां हो जाती हैं। और यह जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो हमें वेगावरोध है कि नहीं वह देखना ही पड़ता है। और जब हमें डायग्नोसिस परफेक्ट हो जाता है तो चिकित्सा परफेक्ट हो जाती है। अभी आप लोगों ने कल देखा होगा कि अनुरिता मैम बोल रही थी कि एक पेशेंट को मिस कैरेज हो गया सेकंड बार, जबकि उनकी ट्रीटमेंट सही थी। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो पेशेंट ने कितना सारा मिथ्याहार विहार किया है। तो और वो पेशेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं हम तो सब सही कर रहे हैं, हम सब सही कर रहे हैं। लेकिन हमें निकालना पड़ता है। हमें डायरेक्ट पूछेंगे कि आपने उल्टा खाया क्या, ये खाया क्या, तो पेशेंट नहीं बोलते हैं। लेकिन उनसे वो एक स्किल होता है हेतु निकालना, कि पेशेंट से बात करते 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 उनका वो पिन पॉइंट जो हेतु है वह निकाल दिया जाए। क्योंकि ट्रीटमेंट सही है, लेकिन पेशेंट का हेतु जो रहता है, क्योंकि मिथ्या आहार विहार करना ही कारण होता है, उसी से कार्य रूपी रोग उत्पन्न होता है। तो इसीलिए हमें ना कारण निकालना जरूरी है। बिना कारण निकाले केवल आप चिकित्सा देते रहेंगे तो जरूर उसमें चिकित्सा में सफलता नहीं प्राप्त होगी। ये माधव निदान पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हेतु निकालिए, और हेतु बंद कराएंगे तब चिकित्सा ज्यादा सफल हो जाएगी। अभी क्या है कि वेगावरोध है। अभी जैसे कि आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को ना नींद पूरी नहीं होती है और जिह्वा आ रही है, जम्भाई आ रही है, यॉर्निंग हो रहा है। लेकिन वो कोई ऐसे जगह पे है कि जम्भाई ले नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं और नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हुई है, और टीचर के सामने कोई जम्भाई ले लेगा तो वो क्लास से बाहर कर देंगे। इसी तरह से कोई मीटिंग चल रही है और वहां पे बॉस बता रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहा है, और वहां पे आपने जम्हाई ले लिया, तो फिर वो बाहर निकाल दिया जाएगा कि हम पढ़ा रहे तो तुम इतना हमारा इंसल्ट कर रहे हो। ये इंसल्ट जैसा फील होता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जृंभा वेग को रोकना नहीं है। या फिर ट्रेन में भी लोग लोकल में जा रहे हैं, आप देखेंगे कि नींद पूरी नहीं होती है। सुबह 6 बजे आप कंचन मैम से पूछिए, मुंबई में जो लोकल में जाते हैं तो कितना सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है। बहुत दूर दूर तक मुंबई में रहता है, मतलब ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो लोग को जिम्बा आती है। जम्भा वेग को कभी भी रोकना नहीं है। अगर रोक दिया तो क्या बीमारियां होती है देखिए। और ऐसे जब रोगी आते हैं तो हमें रेट्रोपर्सपेक्टिवली स्टडी करना चाहिए कि इस तरह के हेतु हैं क्या, वो निकालना चाहिए। तो 5th नंबर का श्लोक देखिए। जृंभावरोधज उदावर्त मन्यागल स्तंभ शिरो विकारा जृंभोपघातात पवनात्मका स्युः
तथा क्षीणासा वदनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सहकर्णरोगैः। मतलब क्या होता है कि और न क्या होता है कि हमें लगता है कि ये मन्या पीछे के गले की नाड़ी अटक गई है, गला जकड़ गया है। लेकिन हेतु ये होता है कि जृंभा वेग को रोका है। सिर में पीड़ा, फिर आंख, कान, मुंह और कानों में वातज रोग, कान में दर्द होता है बहुत ज्यादा, मुंह टेढ़ा हो जाता है, या फिर आंख में पेन होता है, नाक में प्रॉब्लम होने लगती है। ये सारे जृंभा वेग को रोकने से अपन उदावर्त में होते हैं। दूसरा क्या है ना कि ये जितने भी ईएनटी की बीमारियां हैं, आंख, नाक, मुंह, कान, ये जो रहती है बीमारी, ये इसका वेग जृंभा वेग जरूर होता है। आप लोगों को ना ईएनटी सर्जन के पास आप जा रहे हैं, एनाटोमिकली वो आपको बता देंगे एक्सरे में या जो भी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कर्णनाद, कर्णशूल, ये सब जब हो रहा है। अभी शशि मैम का भी जो आया था ना केस कि कान दर्द हो रहा है बहुत दिन से, शशि मैम का, तो लेकिन जिम्बा वेग को रोका है क्या, ये किसी ने पूछा नहीं। वो कान को चेकअप कराने लगे, सब कुछ कराने लगे, लेकिन जिम्बा वेग का भी पूछना चाहिए। अभी इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं कि जिम्बा निरोधक उदावर्त में मन्या स्तंभ और ग्रीवा स्तंभ, ये दो लक्षण प्रमुखता से मिलते हैं। मतलब जो गला है वो अटक जाता है, स्तंभ होता है, मन्या स्तंभ, मन्या भी अटक जाता है। इनके अलावा और भी वातजन्य शिरोरोग, नेत्र रोग, मुख रोग और कर्ण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसकी चिकित्सा क्या बता रहे हैं कि जिम्भा या निग्रहा तत्र सर्व वातोमयोग नौषधम। इसका मतलब यह है कि मुख में, हनु में, सब मैंडिबुलर जॉइंट जो है वहां पे, मन्या स्थान में स्नेहन और स्वेदन जैसे सभी प्रकार के वातज उपचार करना चाहिए। तो वातज उपचार में नस्य भी आता है, कर्णपुरन भी आता है, अभ्यंग भी आता है, आंख बंद करके नाड़ी स्वेद भी कराना चाहिए। आंखों पे क्या करना है कि नाड़ी स्वेद करना है ना फेस पे, तो आंखों पे जो कॉटन होता है उसको कॉटन स्वैब लेना है, पानी में डिप करके और आंखों पे लगा के फिर पेशेंट को लिटा के और फिर नाड़ी स्वेद करना है। महावाद विध्वंसक रस कल्प इसके लिए अच्छा उपयोग उदावर्त के लिए होता है। जो जिह्वा निरोधक, जो ये जकड़ जा रहा है, ऐसा पेन हो रहा है, उसी तरह से कोट्टम चुक्क्यादि तेलम या मुरी वेणा तेलम, उसका अगर मसाज कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया फायदा हो जाता है। तो इस तरह से आप करेंगे ना तो आपको डायग्नोसिस भी हो जाएगा और आपकी चिकित्सा सफल होगी। आप लोग देखेंगे कि आयुर्वेद में जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं उनकी चिकित्सा बहुत सफल होती है और लोग उनके पास लंबी लंबी लाइनें लगा के आते हैं और फीस भी देते हैं। क्यों देते हैं फीस? क्योंकि उनका पिन पॉइंटेड जो डायग्नोसिस है उसका तरीका वो लोग समझ लेते हैं कि ये व्याधि इससे है। हमारे यहाँ पे पुणे में ऐसे ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं जिनको पूरी संहिताएं याद है। और दूसरा बात है कि संहिता याद भी है तो एप्लीकेशन भी करना वो जानते हैं। कोई भी पेशेंट आते हैं ना तो वो ये हेतु निकाल लेते हैं कि मन्या स्तंभ है, ग्रीवा स्तंभ है, और वो वही क्वेश्चन पूछते हैं कि जम्भाई कितनी बार आता है दिन में, जन्मावेग को रोका है क्या, और वो मिल जाता है और फिर चिकित्सा ऐसे ही देते हैं और रिजल्ट आता है। तो जब रिजल्ट आएगा तो पेशेंट को विश्वास बढ़ जाता है कि इन्होंने हमारी बीमारी को समझ लिया और ये फिर ठीक भी कर दिया। तो फिर वो एक पेशेंट है वो 10 पेशेंट और लेके आता है। ये बात होता है, इसीलिए हेतु पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी मैं आप लोग को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। एक सुरेश जैन जी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है। सुरेश जैन जी आप कौन है? आप कृपया ऑडियो ऑन करिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है। कंचन मैम, आपके पास पेशेंट आते हैं जर्मा वेग निरोधक? जी सर, पर एक्चुअली ये ऐसे कभी क्वेश्चन ही नहीं किया सर, ये आपने बहुत ही अच्छा बताया। अभी हम देखते हैं शायद आर्बिट वगैरह जो हमारे पास आते हैं तो उसमें भी एक कॉज हो सकता है। मतलब अभी आगे से बिल्कुल पूछना पड़ेगा ये क्वेश्चन कि जुम्बा वेग को रोका है क्या। हम अभी तक ऐसे ही सोचते हैं कि आर्बिट को जैसे हवा लगना या फिर बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे जाना है तो कानों को पैक नहीं करना, मतलब हम ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है क्या। पर ये जरूर पूछेंगे सर, अभी आपने पढ़ाया ना वही ये तो बहुत ही। शास्त्र इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम लोग ना कहाँ पे हमारा कमी रह रहा है वो और थोड़ा क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। जी सर, बहुत मतलब ये सुबह का जो लेक्चर है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है सर, बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है एक दिन भी मिस हो गया ना तो ऐसा लगता है बहुत कुछ मिस कर गया है। और जो कोई कल बोल रहे थे ना दिमाग की बत्ती खुल जाती है, विनीता मैम जी कल सर। बोल रही थी, वो दिमाग की बत्ती सच में माधव निदान पढ़ने से खुल जाती है। जी सर, अभी आगे से जरूर पूछूंगी मैं ये क्वेश्चन। हाँ,
और कमल मैम, आपने ऐसा निदान पता चला आपको? कमल शेलके मैम, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड। आज तक तो सर ऐसे हम मॉडर्न डायग्नोसिस करके कैल्शियम डिफिशियंसी ऐसे, लेकिन वात का कभी विचार नहीं करते थे, लेकिन अभी आप से जिम्बा करेंगे वेग ये। जरूर पूछिएगा, जिम्बा वेग पे हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ईएनटी के पेशेंट आते हैं। ओके सर, ओके। हाँ, हाँ, ठीक। ठीक है, थैंक यू। और कोई बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये अश्रु निरोधज उदावर्त, पहले के जमाने में क्या होता था ना कि यहाँ राजस्थान एरिया में एक मूवी भी आई थी डिम्पल कपाड़िया की, रुदाली। तो ऐसे जो बोलते हैं ना कि वेगान न धारित न उदीरित, तो रुदाली मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि वहां पे ना कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो रुदाली करके कोई लेडीज रहती थी जिनको बुलाया जाता था कि वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोए, किसी की डेथ हो गई तो उनको ऐसा होता था। तो रुदाली मूवी में वही पूरा दिखाया है, रोने के लिए। तो वो जबरदस्ती वेगों को निकालना, आंसू निकालना, इससे बीमारी हो जाती है। मेरे पास भी टीवी सीरियल वाले बहुत सारे लोग आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो वो बोलते हैं कि हम सीरियल में शूटिंग करते हैं ना, तो आंखों में ग्लिसरीन लगा के और बहुत देर देर तक शूटिंग होती है, बहुत देर देर तक डायलॉग बोलना पड़ता है, जबरदस्ती रोना पड़ता है। तो ये वेगान न धारियत न उदीरित, न रोकना है न निकालना है जबरदस्ती। निकालने से भी बीमारियां होती हैं और रोकने से भी बीमारियां होती है। अब इसमें बता रहे हैं कि आनंदजम वाप्यथ शोकजम वा नेत्रोदकम प्राप्तम उंचतो ही शिरो गुरुत्वम ननामयाश्च भवन्ति तीव्रा तीव्रा सा पीनसेन। मतलब अगर अश्रु वेग को रोक दिया, आंसू है किसी को कभी भी आ सकते हैं, खुशी में आ सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं, आंसू तो कभी भी आ सकते हैं। तो हर्ष में या शोक में आंसू को रोकने, क्योंकि आंसू का संबंध होता है माइंड से, मन के भाव से होता है। तो अगर आंसू को रोक दिया कोई कारण से, कि जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे पुरुषों में ये तो ज्यादा दिखता है, पुरुष कभी रो दिया तो उसको कायर समझा जाता है दुनिया में कि आदमी होके रो रहे हैं, लेकिन ये गलत है। आंसू रोकने से उत्पन्न उदावर्त होता है। अब ये डायरेक्ट उदावर्त नहीं हो रहा है कि इसमें अपान वायु विकृत हो रही है या फिर प्राण वायु विकृत हो रही है, प्रतिलोमित हो रही है, क्योंकि उसका वेग ही कितना होगा, कम वायु कितना उसका देखे तो माइन्यूट होगा। लेकिन ये उदावर्त इसका नाम दिया है छत्रिणो गच्छन्ति न्याय से, कि 100 लोग छाता लेके जा रहे हैं, ब्लैक छाता लेके जा रहे हैं और एक नहीं लेके जा रहा, तो हम बोलते हैं कि सब लोग छाता लेके जा रहे हैं, छत्रिणो गच्छन्ति न्याय। और ये न्याय दर्शन में से 6 न्याय लिए अलग अलग, शुचि कटाह न्याय और शिलापुत्रक न्याय और क्षत्रियो गच्छन्ति न्याय। और ये न्याय के आधार पे पूरा चरक संहिता में चक्रपाणि जी ने टीका में बहुत बार उल्लेख किया है ये न्यायों का, और इस पर एक बुक है वो अलग अलग न्याय पे मतलब एग्जाम्पल से उन्होंने बताया, तो वो हम कभी तो पढ़ेंगे। और अभी आप लोग को मालूम है माधव निदान कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम लोग ना चक्रपाणि की टीका भी पढ़ेंगे, आयुर्वेद दीपिका। फिर उसके बाद में वो कंप्लीट हो जाएगा तो गंगाधर जी की टीका पढ़ेंगे। वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग ये भानुमति टीका पढ़ेंगे चरक संहिता की। मतलब हम टीका पढ़ते जाएंगे, जितना हम पढ़ते जाएंगे हमारा और नॉलेज, क्योंकि ऋषि मुनि यही काम करते थे, पढ़ते रहते थे, पेशेंट ठीक करते रहते थे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आंसू का वेग जब रोक देते हैं तो सिर में शिरो गुरुत्वम, सिर में भारीपन होता है, आंखों के रोग हो जाते हैं। जब ये आपके पास ऑप्थेल्मो के डिजीज लेके लोग आते हैं ना, तो आंखों के रोग होते हैं, तो आपको जरूर पूछना चाहिए, जैसे कि ग्लोकोमा हो गया या फिर कंजक्टिवाइटिस हो गया या कुछ और हो गया, तो आंसू के वेग रोके हैं क्या, ये जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए। और पीनस रोग होता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस के जब भी पेशेंट होते हैं ना हमारे पास आते हैं, तो आपको पूछना चाहिए कि आप बहुत दिन तक आंसू रोकते थे क्या, कुछ ना कुछ कारण से, तो उसमें जरूर मिलता है। पीनस रोग है, सिर में भारीपन है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि पीनस रोग क्रॉनिक हो जाता है ना, तो लॉस ऑफ स्मेल ऐसा कंडीशन होता है, उनको कुछ घर में दाल की छौंक पड़ रही है, अगरबत्ती जल रही है, कुछ स्मेल ही नहीं आता है, रुक्षता भी बढ़ जाती है पीनस रोग के बाद, और मांस दुष्टि ज्यादा हो जाती है। तो हमें आंसू का वेग रोका है क्या, ये जरूर पूछना चाहिए। ये केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि ज्यादा पानी पी रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, हवा में घूम रहा है, इसलिए ये वेग का धारण, ये भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि आनंद और शोक, इन दो कारणों से आंखों में आंसू आते हैं। इनमें से किसी भी आंसू का अवरोध करने से शिरोरोग, प्रतिशय और नेत्र रोग की उत्पत्ति हो जाती है।
इसमें चिकित्सा क्या बता रहे हैं कि वाष्प निग्रह तत्र स्वप्नो मध्यम प्रियः कथाः, चरक सूत्र 7th पे 22 में ऐसा दिया है। तो अश्रुजन्य उदावर्त में नींद लेना चाहिए। जब भी ऐसा कंडीशन है कि सिर में भारीपन है, आंखों में रोग है, पिन्नस रोग है, तो नींद लेना चाहिए। मद्यपान और प्यारी बातों में मन लगाना चाहिए, क्योंकि मन पे आघात होता है या फिर मन खुश हो जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए आंसू आते हैं। तो इसमें माइंड को रिलैक्स करना है, ऐसे प्यारी बातें करना है, मद्यपान करना है। प्रतिशय की सभी चिकित्सा इसमें करनी चाहिए। तो प्रतिशय की चिकित्सा जब हम लोग करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि प्रतिशय एक तरह से हम लोग बोलेंगे अतिसार की तरह होता है, जिसमें आंसू निकलते प्रतिशय में आंसू को वेग रोकने से वो सर्दी जुकाम टाइप ऐसा हो जाता है। तो प्रतिशय की चिकित्सा में आप लोग क्या चिकित्सा करेंगे, मैं अभी बताता हूँ। प्रतिशय की चिकित्सा हम लोग देखते हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये मराठी बुक से पढ़ाता हूँ। साथ में मैं बहुत सारी किताबें लेके बैठता हूँ। तो हाँ, तो प्रतिशय की चिकित्सा जो है ना, इसमें हमें पंचलवण विदारी गणों के द्रव्यों से सिद्ध घृत का पान प्रयोग करना चाहिए अगर वातज प्रतिशय है तो। फिर मासरस का प्रयोग करना चाहिए। फिर आहार में स्निग्ध अम्ल उष्ण लघु द्रव्य समीर पन्नग्रस मल्ल सिंदूर इसका प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से हरिद्रा का प्रयोग करना चाहिए। मुस्ता, शुंठी, करंज, रेणुक बीज, यवक्षार, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिशय में हम लोग श्रृंग भस्म का प्रयोग करते हैं, संजीवनी गुटिका का प्रयोग करते हैं, भल्लातक, अगर पित्तज नहीं है तो भल्लातक का प्रयोग करते हैं। अगर पित्तज है तो हम लोग स्वर्ण माक्षिक भस्म, वासावले इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से उशीर चंदन, जैसे जैसा दोष वैसा चिकित्सा करना पड़ता है। और प्रतिशय में हम लोग सूक्ष्म त्रिफला का प्रयोग करते हैं, चतुर्भुज रस, गंधक रसायन का प्रयोग करते हैं, नस्य का प्रयोग करते हैं। तो नस्य में हम लोग कुमकुम सिद्ध घृत का, हरिद्रा, दुर्वा का नस्य, कर्पूर तुलसी के पत्र का नस्य। अलग अलग कंडीशन में कफज प्रतिशय अगर होता है तो हम लोग वचा तेल का नस्य देते हैं, वचा का प्रधमन नस्य देते हैं, कनकासव देते हैं, नागगुटी देते हैं, चतुर्भुज कल्प देते हैं। रक्तज प्रतिशय में पित्तज प्रतिशय जैसे चिकित्सा करते हैं। कभी दुष्ट प्रतिशय होता है या पीनस होता है तो उसमें उस तरह से चिकित्सा करते हैं। तो प्रतिशय की चिकित्सा यहाँ पे अश्रु निरोधज उदावर्त में करना चाहिए। आप लोग बताइए, आप लोगों के पास ऐसे पेशेंट आए हैं जो अश्रु निरोधज है? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आप कुछ बताइए, या डॉक्टर माधुरी मैम, मीनल मैम, कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शशि मैम आप हैं? कुछ काम करी है तो ठीक है। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। है तो आपका कान ठीक हुआ क्या? सर लेफ्ट ईयर तो ठीक हो गया था, राइट ईयर में अभी भी प्रॉब्लम थी, तो अभी वही डाल रहे हैं, खा रहे हैं। तो हमने तो ये पढ़ा अभी कि जिह्वा अवरोध करने से कान के रोग होते हैं, तो आपने जम्हाई रोका था क्या कभी? नहीं सर, जम्हाई रोकने की तो आदत नहीं थी। हाँ, स्कूल टाइम में मलमूत्र के वो रुकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बचपन पढ़े थे, तो मुझे वहाँ के बाथरूम अच्छे नहीं लगते थे। वो तो उस टाइम ना, अभी एक हाँ। बार कान का प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसके पहले रात को जागरण करके किसी से बात करें या कुछ काम से जम्हाई को रोकी थी? नहीं सर, ये तो नहीं याद है जिह्वा का रुकना, क्योंकि जिह्वा तो एक ऐसी चीज है कि हमेशा जब आए निकल ही जाता है, मतलब कर ही लेता है इंसान, जम्हाई ले ही लेता है। सही बात है। तब मुझे वैसे नहीं याद है जो सर। कॉल सेंटर में काम करते हैं या कहीं कहीं काम करते हैं ना, वहां पे जम्हा वेग का रोग ये उदावरत होता है अवरोध करने से। हाँ, कुछ लोग का ये रहता है ना कि बहुत सोफिस्टिकेटेड दिखने के चक्कर में नहीं करते, बट मैं तो एक बहुत बड़ी सी मीटिंग भी मतलब खुद ले रही हूँ या कोई और भी है, मैं जमाई उमाई नहीं है, तो रुकने की आदत है। बट जैसे पहले होता था कि हाइजीन के चक्कर में रुक जाता था कि नहीं यार यहाँ का, और होता भी है अभी भी। मैं अगर कहीं मान लो पिछले साल गुरुद्वारा में पेशेंट देखती थी चंडीगढ़, तो आप चले जाओ तो उसके अगले दिन यूटीआई टाइप की फीलिंग आ जाती थी। जी, तो ये लेकिन चीजें इसका होती। मतलब ये भी नहीं है कि वो लोग कुछ ज्यादा है भी ये निकालने लगे। कल मैं एक जगह गया था कॉलेज में, तो एक मैडम थी, वो खाना खाई और खाना खाने के बाद ना बैठ गई और बैठ के सो गई, और सोने के बाद जब उठी ना तो इतना ढकार मारने लगी, इतना ज्यादा ज्यादा, मतलब कुछ ऐसे लग रहा था कि ये क्या कर रही है, ये क्या बीमारी हो गया। ऐसे ओवर भी नहीं करना चाहिए बहुत।
नहीं सर, शुरू में ऐसा होता ना, जैसे जो लोग डकार मारते थे जब छोटे बच्चे होते हो आप ना, तो कई बार लोगों की नकल उतारते हैं, और कई ये हिस्ट्री होती है जैसे लेडीज के साथ मैं मानती हूँ। हालांकि अब तो स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, बट हम लोग के टाइम में हमारा, जबकि हमारी सिटी का सबसे बढ़िया स्कूल था, बट था तो गवर्नमेंट स्कूल, तो मुझे नहीं पसंद आता था, क्योंकि बहुत ज्यादा हम साफ सफाई से बचपन में रहते थे, तो हमें लगता था यहाँ सारे लोग जाते हैं, 1000 लोग बच्चे पढ़ते हैं, और 4-5 तो बाथरूम है, तो बहुत वो लगता था, फीलिंग होती थी, जल्दी नहीं जाते थे। फिर कॉलेज में आप रहते हो तो हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में भी वो तरीके, जब एक बाथरूम को 10 लोग यूज कर रहे हैं, 15 लोग, तो एक तरीके से सुलह शौचालय ही हो गया। तो हालांकि हॉस्टल में रहने पर इंसान यूज करता है, बट फीलिंग तो वही आती है गंदी सी। हाँ ठीक है। ये चीजें होती, जैसे उस दिन जब आप पढ़ा रहे थे कि मलमूत्र और अपान वायु, ये 3 चीजों का वेग नहीं रुकना चाहिए। अपान वायु का वेग जैसे है, बहुत सारे लोग मीटिंग में हैं या और भी सोफिस्टिकेटेड बनने के चक्कर में इन चीजों को लोग ज्यादा अवॉइड करते हैं, जी तो उस चक्कर में भी प्रॉब्लम होती है। वो जेंट्स के केस में भी होती होगी, हालांकि लेडीज में पर ये सब चीजें थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। जी। अब तो चीजें बदल गई, तो अब लेकिन अब लोग लापरवाही करते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं तो कर लेते हैं, तो बेगों का रोकने से या बेगों को उभारने से तो परेशानियां होती ही हैं सर। जी। बट जिम्मा वाला मुझे याद है, हाँ जागने का जब तक है, जैसे कभी नींद नहीं आती, जैसे आज हुआ है, पूरी रात लगभग नींद नहीं आई है, तो थोड़ा सा सिचुएशन खराब है। क्यों, क्या हुआ आपको, टेंशन? हाँ, वो थोड़ा सा हस्बैंड की हेल्थ को लेकर आ जाता है दिमाग में, और जब एक बार नींद टूट गई तो फिर मुश्किल हो जाती है। सही बात है। ये चीज होती है लेकिन सर। दिन में मत सोइएगा, नहीं तो और तबीयत खराब होगी। ये अभी वर्षा ऋतु में तो सोना ही नहीं हाँ चाहिए। सर, ऐसे तो मैं नहीं सोती, बट मैं ऑफिस में अपने सेंटर पर रहती हूँ, जैसे दोपहर में पढ़ उड़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते चेयर पर ही नींद आ जाती है। हम्म। ये चीज हो जाता है मेरे साथ, अवॉइड करती हूँ। अब जैसे रात भर नहीं आई तो हो सकता है चेयर पर बैठे बैठे 1 घंटे नींद आ जाएगी, हम्म। जितना मुझे लग रहा है। हम्म। अगर कोई और रहे बातें करते रहे तो उससे नहीं, जबकि पढ़ते लिखते में आ जाती है नींद। हम्म। तो कभी कभी ये चीज हो जाती है, हालांकि मैं चाहती हूँ दिवासन बिल्कुल न करूँ। हम्म। ये तो है सर। ठीक है, आगे बढ़ते वो हैं। ये वो किस 7वां तरीके। नंबर का जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छींक को रोकने से उदावरत जो रहता है, ये आपके पास अर्धित्वाद के जब भी पेशेंट आते हैं, फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी के, तो आपको ये जरूर पूछना है। इसमें बता रहे हैं कि मन्यास्तम्भा शिरशूलम अर्धिता अर्धा व भेदको इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम शवतो स्यात् विधारणात्। मतलब छींक का रोकने से उदावर्त जो होता है, उसमें मन्यास्तंभ होता है, गले के पीछे की नाड़ी का जकड़ जाना, सिर में पीड़ा होना, अर्धित्वाद होना, आधा शरीर में पीड़ा और इंद्रियों में निर्बलता होती है। और ये जरूर हिस्ट्री में पूछना ही चाहिए हमें। इसमें बोल रहे हैं कि अगर छींक शवतु वेग को रोक दिया, छींक को रोक दिया, तो मन्यास्तंभ, शिराशूल, अर्धित, अर्धाव भेदक और इंद्रिय दौर्बल्य प्रमुखता से मिलते हैं। इसमें चिकित्सा क्या बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि तथोर्ध्व जत्रु के अभ्यंग स्वेदो धूम सनावनः हितम वातग्नम आद्यम च घृतम चोत्तर भक्तिकम। मतलब शब्द निरोधक उदावर्त के लिए तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करना चाहिए, धूम का प्रयोग करना चाहिए, तीक्ष्ण गंध इनका उपयोग करना चाहिए, शिरा प्रदेश में स्नेहन करके शोधन नस्य करना चाहिए, सूर्य के ऊपर मुंह करके देखने को कहना चाहिए, तो ऊपर देखने से ठीक हो जाता है, इससे छींक आने लगती है। बाद में स्नेह पूर्वक शमन नस्य करना चाहिए। अणु तेल इसके लिए उपयुक्त होता है, उसका नस्य करना चाहिए। अन्य वातावरण उपचार करना चाहिए। उत्तर भक्ति स्नेह का भी उपयोग करना चाहिए। लेकिन वेगान न धारित न उदीरित। मैंने ऐसे बूढ़े लोग भी देखे हैं, जो लोग क्या करते हैं कि मैं एक ऐसे बूढ़ी माँ थी, तो वो क्या करती थी, उनके मतलब बहुएं आके बताती थी कि ये बोलती है कि छींक आ गया ना, तो मेरा अंदर का सारा चीज निकल गया। तो वो क्या करती थी कि अपना साड़ी का कॉर्नर जो है ना, उसको नाक में घुसाती थी और उससे छींक आ जाती थी, और छींक के उनको मन फ्रेश हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते गया ना, उन वो क्या करती थी कि जो अगरबत्ती का जो सीख होता है ना, लकड़ी, उसको डाल डाल के और फिर छींकने का कोशिश करने लगे। फिर बाद में और टाइम बीतते गया तो वो ऐसे नाक को इंजर कर देती थी। एक बार तो उनको ऐसे खून आने लगा कि मुझे छींक नहीं आ रही है, छींक नहीं आ रही है, और इससे इतना परेशान थे कि छींक आ जाता तो माइंड ठीक हो जाता। तो इतना इंजरी कर दिया, फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, और डॉक्टर के पास ले जाके ठीक होने के बाद भी ये सब करना है। तो वेगान ना धारियत ना उदय, जबरदस्ती भी नहीं निकालना है और रोकना भी नहीं है, ऐसा बताएं।
अभी आप लोग बताइए, कुछ ऐसे पेशेंट देखे आपने बेल्स पाल्सी के और उसमें छींक का वेग रोका, ऐसा डायग्नोस किया है? अनुरिता मैम कहाँ गई आज? शायद मैम नहीं है। ये वन प्लस कौन है? वन प्लस, ये कोई नए जुड़े हैं शायद। वन प्लस CPH2401 कौन है? नाम कृपया इसके पूछिए, बारे में जी इनसे नाम पूछिए, इनसे कौन है? ये वन प्लस CPH2401 कौन है? पता नहीं कौन है। ऐप से आए हैं, ऐप से। अच्छा, ऐप से। ठीक है, अश्विनी मैम आप कुछ बोलेंगी, या दीप्ति मैम, आशा गुप्ता मैम कुछ बोलिए आप लोग। माधुरी मैम, मिनल गुप्ता मैम, रमेश गौतम जी, बेल्स पाल्सी के पेशेंट। हाँ जी बताइए मैम। हाँ सर, छींक वाले जो दावर्स के बारे में आप बता रहे हैं सर, ये काफी देखने को भी मिलता है। और जैसे कि शशि मैम ने अभी बताया कि अगर हम किसी मीटिंग में है, मतलब वही है कि सोसाइटी में अगर बैठे हैं तो लोग का ये टेंडेंसी होता है कि छींकना नहीं है, तो वो छींक के वेग को रोकते हैं। और उसके बाद सर, उसके बाद प्रतिशाय और सिर में दर्द और ये सब कंप्लेंट लेकर आते हैं पेशेंट्स। और ये बहुत कॉमन मिलता है सर, मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर सोसाइटी में कहीं बैठे हैं और किसी मीटिंग में हैं तो फिर उस टाइम अगर छींक आ रही है तो उसको वो रोक लेते हैं। और उसके बाद उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो यही होता है कि उनको जीर्ण फिर प्रतिशाय रहता है, सिर में दर्द रहता है, और ये गर्दन में जकड़ाहट वगैरह जो इसमें लिखे हैं। अर्धी तक गया हो सर वो केस, वो तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन प्रतिशाय में उसको बढ़ते हुए जरूर देखा है कि प्रतिशाय उसका बढ़ जाता अभी तो है इस मैंने वक्त। कोरोना के टाइम पे देखा है कि लोग ना छींक के प्रति भी ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, कि छींक, अगर कोई छींक देता है ना तो लोग दूर भागते हैं, इस तरह हाँ सर, ये मतलब वही है कि अगर आप कहीं बैठे हुए हैं तो आप इस बात को सोचते हैं कि भाई और चार लोग बैठे हुए हैं तो छींकेंगे तो क्या सोचेंगे करके, छींक को रोकने का उदाहरण तो आई थिंक कुछ ज्यादा ही अभी देखने में आ रहा है। और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी दिखते हैं कि उससे वेग अवरुद्ध होने मैं से हमारे। संडे को एक जगह मॉल में जा रहा था, तो वहां पे लिफ्ट, बड़ा लिफ्ट था, वहां पे एक आदमी को छींक आ रही थी, तो सब लोग दूर भाग रहे थे उससे, छींक से। मतलब ये छींकना भी गुनाह आज के जमाने में समझाता है कि ये क्यों छींक रहा है, और उसकी बीमारी हमको हो जाएगी। सर ये अगर ऐसे कि जिन लोगों को प्रतिशाय की पहले से ही प्रॉब्लम है कि किसी कारण से है प्रतिशाय, उन लोगों को बार बार छींकें आती है। जैसे सुबह उठते ही कुछ लोगों की कंप्लेंट रहती है कि मैम सुबह उठते ही हैं तो, क्योंकि कफ का काल होता ही है, और अगर कुछ भी वाटर को टच किया, कुछ भी किया ठंडा से, तो एकदम छींकें आना शुरू हो जाती है उन्हें। तो सर उसे वातज प्रतिशाय के अंदर लेते हैं ना। अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है तो, अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है तो, अगर कफ का सर उसके संग है और कफ आ रहा है छींकों के संग, तो तो फिर वो बात कफज बात कफज में आएगा। बिना ऐसे पानी के तो छींक आएगा नहीं, उसमें रहेगा, लेकिन वो ड्राइनेस वाला है कि दाह पाक हो रहा है कि कफ ज्यादा आ रहा है, या सन्निपात है, द्वंद्व है, वो देखना पड़ता है। ओके सर, यस। मेरी एक सर, मेरे को ये प्रॉब्लम मेरी बिटिया के साथ भी है कि वो रात्रि जागरण उनका ज्यादा होता है, क्योंकि पढ़ते हैं तो रात को ही उन लोगों को पढ़ने की टेंडेंसी पड़ी हुई है कुछ, की रात को जग के ही गलत सारा है ये। काम खत्म। मिनल मैम, आप ये टाइम पे हाँ उठाइए, उनको आदत डालिए कि वो जल्दी सोएं और जल्दी उठ के पढ़ें, तो ज्यादा दिमाग तेज रहेगा। प्राणवायु के टाइम पे, जब प्राणवायु का भी रसायन काल है, ब्रह्म मुहूर्त है, इस टाइम पे पढ़ना चाहिए। हाँ सर, बहुत समझाते हैं इस बारे में कि आप जितना रात को, क्योंकि रात को पीस मिलती है, शांति मिलती है। सर हॉस्टल्स में है तो हॉस्टल में उस टाइम पे अच्छा, तो अभी पीस नहीं मिल रहा है? अभी तो कितना शांत है, अभी तो ज्यादातर लोग अभी सोए हैं। तो उसको उठने के बाद फिर छींके काफी आती है, तो वो चीज के संग प्रॉब्लम चल रही है। मैंने उसको अब लक्ष्मी आशा देती रहती हूँ थोड़ा बहुत ऑफ एंड ऑन, बट ये टेंडेंसी अभी उसकी लेट बड़ी। सोएंगे, लेट उठेंगे, तो मलबे हाँ, का। हेतु तो चल रहा है ना सर, वही वाली बात है कि कारण तो लगातार चल रहा है साथ में, कि आप रात को जग रहे हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। तो अभी नहीं प्रॉब्लम, बाद में और प्रॉब्लम हो सकता है वो, इसलिए आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से उनका काउंसलिंग करिए हाँ कि। सर, वो चीज हम देखते हैं ना कि बेटा इसमें हमें मालूम है कि कारण अगर आप लगातार यूज है आपके अंदर, तो वो खत्म कैसे होगी रोग। आप दवाइयाँ कितनी भी ऊपर से खा लीजिए, लेकिन अगर जब तक आप हेतु सेवन करते हैं, तो वो चीज ठीक ही नहीं होगी। जी, आप देखिए नवीन जोशी सर को, रात को जल्दी सो जाते हैं, चाहे कुछ भी जाए, जल्दी सो जाएंगे, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो ये आदत जो है ना, ये संस्कार होता है, हम्म। तो जल्दी उठना है।
कोशिश करते हैं सर इसको बोलने की। और ठीक है। बट सर इसमें हम यही है वाता स्पेसिफाई की चिकित्सा भी। हाँ, आप घृत का नस्य दीजिए ना, घृत का नस्य दीजिए, वायु का अनुलोमन करने वाला दीजिए, दीपन पाचन अनुलोमन, घृत पान कराइए। हाँ सर हाँ ठीक है। प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग हाँ सभी मैम को। बताइए आशा मैम। हाँ सर, ये जो बात चल रही थी ना जुम्बा के वेग और शत्रु के वेग, छींक के वेग रोकने वाली, तो जी इसमें एक पॉइंट ऐड भी करना है कि हाँ जैसे लोग अभी मास्क का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो हाँ उसके कारण भी कई बार जुम्बा और छींक का वेग रोकना जबरदस्ती हो जाता है। जैसे आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो या कहीं पे बैठे हो, तो वो मास्क की वजह से तुरंत छींक नहीं सकते हैं। उसकी वजह से भी काफी सारी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि प्रतिशाई बढ़ रहा है या उरोस्तंभ बढ़ रहा है, शिरोगौरव बढ़ रहा है। तो ये भी काफी देखने मिल रहा है आजकल यंगस्टर्स में जो कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग है, तो वहाँ पे जहाँ पे कंपलसरी आपको मास्क पहन के रखना है 5-6 घंटा, तो वहाँ पे ये बच्चों में ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और इन आईटी सेक्टर्स या फिर जो बीपीओ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनको कंपल्सेशन दिया गया था कि नहीं, आपको मास्क पहन के ही ऑफिस वगैरह में जाना है और कंपलसरी पहन के रखना है। तो उसमें भी ये एक मतलब कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन के तौर पे ये सारे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। जी। जी हमें ना ये छोटी छोटी बातें हैं ना, लेकिन बहुत बड़ा है, इन पे जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे सर तो ऐसा बोलते हैं कि आपका जो केस पेपर है उसमें एक साइड में आप हर में लिख दिया करो कि वेगावरोध, ये हेतु, और ये इस पे ध्यान देके और फिर वो वेगावरोध का हमें पूछना है, जो ऑर्गन हुआ है वहां पे कौन सी वायु है, उसका कौन सा वेगावरोध क्या है, उससे रिलेटेड कौन सी बीमारी है, हर केस पेपर में होना चाहिए वो, और जरूर पूछना चाहिए वेगावरोध का। हम बाकी चीज पूछते हैं, हम आहार का पूछते हैं, विहार का पूछते हैं, लेकिन वेगावरोध ये भी एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर प्रीति साहू मैम, डॉक्टर पूजा रच मैम, आप लोगों को कुछ बोलना है? डॉक्टर चंपा मैम, डॉक्टर रमेश गौतम जी, डॉक्टर शंकर जी, कुछ बोलिए आप लोग भी। हेलो, हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। हाँ सर, एक पेशेंट देखा था मैंने, एक गर्ल थी, उसको ऑफिस में वॉशरूम अच्छा नहीं था, लेकिन उसको ल्यूकोडर्मा था, क्षेत्र था, जी तो ऐसा वेग धारण का उसमें हिस्ट्री मिली थी मुझे। जी। तो हेलो, क्या क्या मतलब, और क्या मतलब symptoms? कॉन्स्टिपेशन रहता था उसको और वो वेग धारण करती थी, तो वही लिकोडर्मा के क्षेत्र की पेशेंट थी वो, लेकिन उसमें ये एक हेतु भी मिला था उसको, जैसे उसको कॉन्स्टिपेशन रहता था हमेशा। जी। मैंने आप लोगों को कल परसों एक बताया था ना कि मेरे पास एक एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, ऐसे 4-5 बीमारी के पेशेंट आई थी, 29 ईयर्स की। तो उसका हिस्ट्री था कि 10-10 घंटे तक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो 10-10 घंटे तक मल मूत्र अपानवायु का रोक के रखती थी, 10-10 घंटे। और जब मैंने बस्ती वगैरह दिया तो वो एक बार तो मेंसेस आया, वो नॉर्मल आया, अभी 2-3 दिन में फिर से मेंसेस आने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो बस्ती, नस्य, और नस्य भी मैं कम नहीं देता हूँ, 60 ml दिन भर में, मतलब 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, ऐसे 2 ड्रॉपर फुल सुबह और शाम। सुबह का मैंने सिखा दिया है। इतना जब नस्य देते हैं ना, तो पूरा हार्मोन्स का जो अवरोधात्मक संप्राप्ति है, हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, पूरा पेशेंट का इतना अच्छा फायदा हो जाता है। कमल मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर। हाँ बताइए। सर कौन से तेल का नस्य इसमें यूज मैंने करते शीर वाला का दिया। हैं? हाँ, और सर ना लेकिन ये एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रोसिस जो पेशेंट के रहता है, ये टिपिकल वात रोग का, वात में कौन से रोग का उदावरत रहेगा ये सर? मैंने बताया मल मूत्र और अपान वायु का। हाँ, क्योंकि अभी आप 2-3 खुद ही केसेस बताइए, ऐसे भी आई। 29 ईयर्स के एज में एडिनोमायोसिस हो रहा है, 29 ईयर्स में होना चाहिए क्या किसी को? सर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो वो मलमूत्र वेग धारण कर, लेकिन मन से भी उनका बहुत अनुबंध रहता है इसमें सर। जी क्योंकि मेरे पास अभी जो ही पेशेंट आते हैं, मैं पहले उनको यही पूछती हूँ, आप कोई ट्रेस लेती है क्या, या मन की कोई बात छुपाती रहती हो क्या, या किसी से खुल के बात नहीं करती हो क्या? तो पेशेंट का इतनी काउंसलिंग करने के बाद वो खुद ही बताता है, हाँ मैम मैंने वो कोविड के दरमियान, कल ही एक मेरे पास पेशेंट आई है एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रोसिस की सर, तो उसका एटी भी बढ़ा हुआ है,
और जो एडिनोसिस यूटेरन्स है बल्कि हुई है, और राइट ओवरी में सर उसका जो है और हेमोरेजिक सिस्ट है। वो पेशेंट को मैंने पूरा हिस्ट्री लिया तो उसका विषमाशन, वेग धारण, मलमूत्र ये रहा ही। फिर लेकिन वो बोली कि मैं पहले मेरा रेगुलर सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब मेरे पति को कोविड हुआ और सर उसका एज सिर्फ 32 ईयर्स है, और कोविड के बाद वो सीरियस हुए तो मेरे मन को इतना वो टेंशन लिया मैंने, तो उससे उसके कारण ही मेरे ये सब कुछ चला हुआ। और उन्होंने ऐसे ही हर महीने इरेगुलर आती है, महीने की साइकिल इरेगुलर हो गई, और वो भी सर जो ब्लीडिंग होता है 8 to 10 डेज होता है, लेकिन चलता रहेगा ऐसे ही करके उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन कल उसको गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला, अगले हफ्ते बोला था, पिछले हफ्ते बोला था, तो आपको हिस्टेक्टोमी करना पड़ेगा। इसका कारण क्योंकि आपको ब्लीडिंग बहुत हो रही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन वो आयुर्वेद में कुछ इसके लिए दवा होगी इसलिए मेरे पास आई है वो। तो उसका सब जो मैंने कल हिस्ट्री लिया तो उसमें यही मुझे कि उन्होंने वेग धारण तो किया, विषमाशन भी था, और चिंता जो रहती है वो बहुत बहुत ज्यादा है उसको। और जब मैंने उनको समझाया था, हाँ मैम, तो वो उससे एग्री हो गई कि हाँ मैम मैंने ऐसे किया है, ऐसे किया है, ऐसे। क्योंकि हम जब पूछते हैं तभी पेशेंट खुल के बताता है, नहीं तो नहीं पूछते, वो नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते, हमको ट्रीटमेंट सिर्फ दो ऐसे बोलते हैं। लेकिन पेशेंट का अभी मैंने सर 32 ईयर्स है और इतना ही हेमोरेजिक सिस्ट भी है, तो मैम ने जो परसों बताया था मेरे को, सीए भी देखना, CA 125 करके, सर्वाइकल पैप्समेयर भी उनका करके देखना, और एमआरआई भी। तो मैंने ये 3 इन्वेस्टिगेशन उसको बताए और उसके दीपन पाचन दिया है, और उसके बाद देखेंगे सर। लेकिन आपने जो अभी ये नस्य और बस्ती बोले ना सर, तो बस्ती का रोल इसमें ये वात का अनुलोमन ही होगा, और नस्य एचपीओ एक्सिस पे काम करेगा क्या सर? हाँ, उस पे भी काम करेगा, पूरा मस्तिष्क को स्नेहन कर देता है ना नस से। ओके सर, हाँ, ठीक है। अगर प्राणवायु को ठीक कर दिया, अपान वायु को बस्ती से कर रहे हैं, तो फिर बीमारी निकल जाए, स्नेहन हो रहा है तो सब चीज बैलेंस लेकिन है। अभी सर ये केसेस बहुत बड़े रह रहे हैं आज कि के एज। जमाने में ना स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन, हर चीज में कंपटीशन हो गया है। और जो भारत की संस्कृति में जो त्योहार बताए हैं, उसका क्या महत्व है कि लोग ना पहले खुश रहते थे मानसिक रूप से, कि जैसे दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, या नवरात्रि आ रही है, लोग खुश रहते थे। अभी कुछ आजकल फर्क तो नहीं कुछ पड़ता, नहीं फर्क त्योहार पड़ता। आए जाए हाँ, ऐसे रह रहा है पेश। कॉमन ऐसे डेज की तरह होता है, लोग क्योंकि मिलना जुलना नहीं कर पा रहे हैं। पहले के कैसे होता था कि लाइट बत्ती नहीं होता था, इंटरनेट और लैपटॉप मोबाइल नहीं होता था, तो जब त्योहार होता था तो जैसे रावण को जला रहे हैं, तो सब लोग जाके मिलते थे, और मतलब खुशी का वातावरण होता था, आउटडोर चीजें ज्यादा होती थी। तो त्योहार मानसिक रोगों को दूर करने के लिए बनाए, हवन हो गया, या नवरात्रि में पूजा हो रही है, तो ऐसे शरीर को भी शुद्ध करना है, मन को भी शुद्ध करना है। आज हो नहीं रहा, तो मन में बहुत सारे कलुषित भावना, जितने जितने बड़े बड़े मेट्रो सिटी में देखेंगे तो लोग बीमार हैं, मानसिक रोग से बढ़ रहे हैं ये सब। जितना हम अपने हाँ सर, संस्कृति से दूर जाएंगे उतना और बीमारी होती जा रही है। आप यहाँ हाँ सर। गणपति गणपति फेस्टिवल में आई थी क्या? लोग ना यहाँ पे दगड़ू सेठ गणपति का जो था ना, इतने लंबे लंबे लाइन लगा के जा रहे थे गणपति में। इतना मतलब कितना खुशी का वातावरण रहता है यहाँ पे गणपति के टाइम पे। सबका सिग्निफिकेंस है, ऋषि मुनि ऐसे ही नहीं थे, उन्होंने सब सोच समझ के फिर हर त्योहार में ये बनाना है, ये खाना है, हर चीज का महत्व है। ओके सर। जी, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। ये जो जी सर, ये आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे जैसे ऋषि मुनियों ने ये जो त्योहारों का आयोजन किया था ना, वो मन की परिस्थिति और शरीर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि इस ऋतु में इस त्योहार को, जैसे आपने बताया कि गणपति का आयोजन होता है, ग्रीष्म ऋतु में फाल्गुन ऋतु में होली का आयोजन होता है, तो जिससे कि शरीर के अंदर के जो मल वेग दोष हैं जो बड़े हुए हैं, उनका निर्हरण हो सके।
होली का आयोजन किया गया है ताकि शरीर के मतलब रंगों से जो मन को शांति मिलती है, उल्लास मिलता है, उसका अभी मतलब आपका नवरात्रि आ रहे तो लोग डांडिया खेलेंगे तो कितना हाँ सर, मन प्रसन्न हो जाता है। जी आप सर। और वो चंद्रमा की जो किरणें पड़ती है ना, उससे भी तो मन की शांति होती है और जी शरीर को एक आयास मिलता है। आजकल के लोगों में आयास, व्यायाम ये सब बहुत कम हो गया है। जी। और उसकी वजह से भी काफी सारे डांडिया मनोरोग खेलते हैं हो रहे हैं, उतना शारीरिक रोग हो रहे हैं। जितना डांडिया खेलते हैं फिजिकली भी फिट हो जाते हैं और और बॉन्डिंग बढ़ती है समाज में एक दूसरे बॉन्डिंग बढ़ती है, हाँ जी सर। और रेस्पेक्ट। श्वेत प्रवृत्ति होने से और नॉर्मली ये जो मल के वेग हैं वो सब निकल जाते हैं। और जी हमारे यहाँ तो ऐसा बोलते हैं कि जो माता जी की आराधना के अंदर मन का एक मतलब उत्थान होता है, जो सारी गुड क्वालिटीज हैं आपकी वो बाहर निखर के आती हैं जी नवरात्रि के अंदर उपासना करने से। जी। और मोदी जी तो केवल नींबू पानी पी के रहते हैं, मतलब 9 दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, केवल नींबू पानी पी के। जी सर, तो ये टाइप ऑफ लंघन भी हो गया जिससे आपकी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति भी बढ़ती है। जी हमारे यहाँ भी सर उपवास काफी लोग करते हैं, जी। लेकिन आजकल तो सर उपवास में भी यही सब खाते रहते हैं, वो बाहर उपास का वो साबूदाना वड़ा, करने के ये लिए वो। सब। जी ये गलत है चीज। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो सिर्फ फलाहारी लेना चाहिए, तभी वो उसका जो ध्येय है वो सिद्ध होगा। हाँ, सात्विक अन्न लेना चाहिए। अगर तामसिक और राजसिक खा ही रहे हैं तो उपवास ही क्यों कर रहे हैं? दिखाने के लिए बस, या टेस्ट जी बदलने के लिए वो चीजें खाए जा रहे हैं। जी ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, विकास कुमार जी कुछ बोलिए आप लोग भी, वर्षा कौशिक मैम। उदावत से रिलेटेड कोई केसेस आपने देखे हैं तो बता सकते हैं। आजकल ना ये जो है ना सैनिटरी पैड्स यूज करके, इसमें तो नहीं है आर्तव का शुक्र का अगर रोक अवरोध किया और उस टाइम पे सैनिटरी पैड लगाना, वो तो अच्छा है, हाइजीन के लिए सब अच्छा है, लेकिन वो लगा के और जाके टेनिस खेलेंगे कूदेंगे, रजस्वला परिचय नहीं तो पीसीओडी बढ़ रहा है ना, अभी फाइब्रॉइड बढ़ रहा है ना, कम एज में एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है। तो ये सब क्या है? वेग अवरोध करने की वजह से हो रहा है। एग्जैक्टली सर। और उसमें जो मटेरियल रहता है ना वो भी काफी अनहाइजेनिक रहता है, वो काइंड ऑफ प्लास्टिक रहता है। इसका अगर आप त्वचा के साथ ज्यादा समय तक उसको टच करा के रखेंगे तो वो भी एंड्रोमेट्रियोसिस और काफी सारे जो वेजाइनल इन्फेक्शंस है उनका मेन कोज आजकल यही देखा जा रहा है। जी, और आर्तव भी निकलना तो अपान वायु हाँ, आर्तव को निकाल दिया आप आर्तव का भी अवरोध होता है। जी, उसको अपान वायु को रोकेंगे तो अपान वायु जाके फिर वो गर्भाशय में फाइब्रॉइड सिस्ट और पीसीओडी ये सब तो करेगा ही ना। राइट सर। हाँ, मतलब वो पैड लगाना चाहिए, साइंस के हिसाब से लगाना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे खेलना कूदना दौड़ना भागना ये नहीं करना चाहिए। रेस्ट जो बोला है, रेस्ट मतलब रेस्ट करना ही चाहिए। और खाना पीना भी तीखा मसाला ये सब नहीं खाना चाहिए, सात्विक आहार खाना चाहिए। जी सर, ये आजकल की लड़कियों में हो नहीं रहा है। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है मोस्टली उनमें ये सारे मतलब कॉम्प्लिकेशंस जो दिख रहे हैं उन सब का कारण ये भी है एक, और यही कारण है ऐसा मुझे तो लगता है कभी कभी। यही कारण है जी। जी सर। मेरी क्लासमेट थी, मैं जब एमडी कर रहा था तो मेरी क्लासमेट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब क्लिनिकल सर्वे स्टडी किया था कि 200 गर्ल्स लिया था अपने कॉलेज की और आसपास की सब, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज की, एमबीबीएस कॉलेज की, ऐसे लिया था क्योंकि भारतीय विद्यापीठ कैंपस में तो सब कॉलेजेस है ना, तो उन्होंने लिया था। और 100 जो थे एक ग्रुप में जिन्होंने रजस्वला परिचर्या को पालन किया, उनको बोल दिया कि आप ऐसे ऐसे करो और हमें 3 साइकिल में आपको क्या क्या तकलीफ है वो बताओ, और बहुत सारे क्वेश्चनर बनाए थे कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन। और 100 गर्ल्स को जो रजस्वला परिचर्या नहीं पढ़ रहे थे उनको ये इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया गया, उनको जो करना है करें। तो ऐसा पाया गया, पहले 3 महीने का स्टडी हुआ, फिर बाद में 1 साल का स्टडी हुआ, 12 साइकिल का। तो ये स्टडी में पाया गया कि जो लोग रजस्वला परिचर्या का फॉलो कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों को बताया गया जो मतलब बात मानने वाले थे, रजस्वला परिचर्या मान के और फॉलो करने वाले थे। तो ऐसा पाया गया कि जो लोग फॉलो करते हैं उनका मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहा, सुंदरता में और हेयर फॉल वगैरह सब अच्छा था। और जिन्होंने नहीं फॉलो किया उनको बहुत सारी बीमारियां निकली, पीसीओडी, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा,
और शारीरिक मानसिक रूप से वो लोग ऐसे हुए। तो रजस वाला परिचर्या का वो थीसिस है, मैं आप लोगों को भेजूंगा, कितना वो अच्छा स्टडी हुआ था। जी सर। जी सर आपने वो एडिनोमाइसिस वाले केस में कुल क्या ट्रीटमेंट दिया था? कल मैं अटेंड नहीं कर पाई, मैं काम वो में थी। ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, रिपोर्ट आज मिलेगा मुझे उनका। ओके। रिपोर्ट मिलेगा ना तो मैं वो पूरा केस ही अच्छे से बताऊंगा, तब आप लोग। और आज अनुरिता मैम देखने भी आने वाली है उनको, कि उनको कितना। ओके सर, जरूर बताइएगा। हाँ, और ताकि आप लोग करें, आप लोग को भी सीखने को मिले कि मेनोरेजिया मेटोरेजिया का हेतु ऐसा होता है और इतना फास्ट फायदा हुआ। मैं आप लोग को दिखाऊंगा, सब बताऊंगा। जी सर, क्योंकि आजकल सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए, लोगों के पास पेशेंस नहीं है कि आप 2-2 महीने तक बस्ती वगैरह कराएं या फिर हाँ शमन चिकित्सा वगैरह यूज करके इतना हाँ, रिजल्ट दे करके। और जब मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा तब आप लोग को और थोड़ा विश्वास हो जाएगा कि सच में ऐसा होता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से बताना चाहिए, एविडेंस। ओके सर, हाँ, थैंक यू। मैं बताऊंगा आज। ठीक है, और किसी को, मंगला मैम कुछ बोलना चाहती हैं? प्रशांत भट्ट जी आज कुछ बोल नहीं रहे हैं। गंगवार सर, आप लोगों ने वेगावरोध पे अगर काम नहीं किया तो जरूर करिएगा और हमें बताइएगा। ठीक है, एक और वेग पढ़ते हैं फिर हम रुकेंगे। ये उद्गार अवरोधज उदावर्त, मतलब कंठास्य पूर्णत्व मतीव तोदह कुजश्च वायुरथवा अप्रवृत्ति उद्गार वेगे अभिहते भवन्ति घोरा विकारा पवन प्रसुतः। यहाँ पे देखिए वायु को पवन शब्द बोला है। हमारे पवन जी भी है ना, वो हवा की तरह आते हैं फिर चले जाते हैं। तो पवन प्रसुता, यहाँ पे ढकार का वेग रोकने से कंठ और मुख भरा हुआ मालूम होता है। हृदय और आमाशय में अत्यंत पीड़ा होती है। अधो वायु का अवरोध और पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और वायु के ये सब विकार प्रकट हो जाते हैं। कितना बढ़िया बता रहे हैं, मतलब कितना एनालिसिस इन लोगों का है कि इन्होंने एक एक व्याधि को समझा है। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि उद्गार का वेग धारण करने से गले और मुख में अवरोध जैसा लगने लगता है। गल प्रदेश में तोदवत वेदना होती है, आटोप होता है, श्वासावरोध भी होता है। जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट हैं जिनका सांस की बीमारी है तो उसमें उद्गार का अवरोध क्या है, क्या पूछना चाहिए। अन्य वातजन्य रोगों की उत्पत्ति होती है। चिकित्सा में बता रहे हैं कि उद्गार अवरोधज अगर हमें पता चल गया कि ढकार को रोका जा रही है तो दीपन पाचन वातानुलोमन करने वाले द्रव्य इस उदावर्त के लिए उपयोगी होते हैं। हींग का प्रयोग, लहसुन का प्रयोग, विविध प्रकार के क्षार का प्रयोग, इनका प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। तो सज्जी क्षार, यवक क्षार, ये सब, या अपामार क्षार का प्रयोग करने। और उदर प्रदेश में हिंगू लेप और वाष्पसेद का भी उपयोग बहुत अच्छा होता है। उद्गार का अगर अवरोध करें तो हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, इनका प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं क्या कि जैसे हार्ट में पेन हो रहा है, आमाशय में पेन हो रहा है, अधोवायु का अवरोध हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, तो उनका आपने हेतु ऐसे निकाला कि उद्गार वेग को रोकते हैं? सर इसमें उद्गार का वेग रोकने से अधोवायु का अवरोध होता है सर, इसमें ये बोलना है। हाँ, तो उदान वायु ऊपर से रोकेंगे तो वो अगर प्रतिलोमित होगा तो अपान वायु पे भी इफेक्ट आएगा। एक जगह से अवरोध किया है तो वो प्रतिलोमित होकर दूसरे वायु को इम्बैलेंस करता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए थे कि वो बोल रहे थे कि सर हमारा ना, ऐसा उनकी भाषा में वो बोले हमारा ढक्कन बंद हो गया है, नीचे से भी बंद हो गया है, ऊपर से भी बंद हो गया है, और हार्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था उनको। फिर मैंने पूछा तो उद्गार अवरोध किया उन्होंने और उनको 4-5 घंटे तक तकलीफ हो रहा था। हाँ, तो वात का अनुलोमन कराना ही इसका एक मेन ट्रीटमेंट रहेगा ना, वात का अनुलोमन किस तरह से करा दिया जाए। अभी बताया था मैंने सर, एक पेशेंट मेरी जो आई थी, जो हेडेक का पेशेंट आया था और शिरोधारा कराने के लिए। सर वो कल आया मेरे पास, मैंने उसको कल वीडियो भी बनाया। मतलब वो इतनी प्रसन्न थी कि मैम मैं सालों से और कितने ना एलोपैथिक भी और कई आयुर्वेदिक पे भी जा चुकी थी, लेकिन उसका सिर का दर्द नहीं खत्म हो रहा था। और सर उसका सिर्फ वात का अनुलोमन मैंने किया और मतलब वो बंदी इतनी, अब मैम मैं कहीं सफर नहीं कर सकती थी, कहीं जाना आना मेरे लिए मुश्किल था कि मैं कहीं जाती थी तो थोड़ा बहुत मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता था। मैं सारे अपने सामाजिक कार्य सब बंद कर रखे थे क्योंकि मेरे को जब भी सफर करती थी तो हेडेक बहुत ज्यादा होता था। तो उसका सिर्फ वात का अनुलोमन किया सर, और वो अभी 1.5 महीने से विदाउट एनी मेडिसिन है। अब उसको 1-1.5 महीने से वो कोई मेडिसिन भी नहीं खा रही है,
सिर्फ कभी कभी लहसुनादी बटी थोड़ा सा लेती है, और वो बिल्कुल अब बिल्कुल सिर की दर्द ठीक हो गया है, और उसका जो कॉन्स्टिपेशन था, मलाबरोध जो था वो बिल्कुल चला गया है। उसका कारण ही सिर्फ पेट से था, उसका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी, उसको मैंने जैसे ट्रीट किया, उसका सिर का दर्द बिल्कुल चला गया। अब वो कोई मेडिसिन भी नहीं ले रही। तो ये जी सब हमारी चीजें जो है, मतलब हमें देखना चाहिए कहीं भी अगर कोई भी पेन है तो उसका वायु से संबंध है, और उसका फिर हमें आमाशय से संबंध कहीं ना कहीं निकल के आता है जी कि हमारी वो किसी ना किसी तरह से वायु का अवरोध हो रहा है, और वेगावरोध के कारण बड़ी चीज ये जो है दर्द शुरू होते हैं पेशेंट्स को। जी। एक मेरे पास ना अभी कोरोना टाइम के पहले एक मैम आई थी, वो बीएमएस डॉक्टर ही हैं और सीनियर है, बहुत बड़ी है डॉक्टर है। उनकी बेटी को ना बहुत दिन से हेडेक हो रहा था, इतना सीवियर हेडेक, इतना सीवियर हेडेक। उन्होंने मुंबई में वो बड़े बड़े लीलावती हॉस्पिटल और ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल, कहाँ कहाँ नहीं इलाज कराया, और फिर दिल्ली में ले गई, एम्स में, पीजीआई चंडीगढ़ में ले गई। इतना हेडेक, इतना हेडेक। वो अभी बच्ची एमबीबीएस कर रही है, तो वो ठीक ही नहीं हो रही थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। तो मैं आयुष दर्पण पे पढ़ाने के पहले मैं कहीं और भी पढ़ाते रहता था, ऐसे आयु टिप्स चैनल वगैरह। तो उन्होंने कहीं तो मेरा लेक्चर देख लिया, वो मेरे को कांटेक्ट की, नेट से ढूंढ के आई, मुंबई से आई। तो मैंने डायग्नोज किया, अपने ये वेगावरोध ही डायग्नोज किया, और मैंने ट्रीटमेंट दिया। और मैंने अलग अलग पैकेजेस बताए कि मेरा कुछ 10,000 का है, 20,000 का है, 30,000 का है, 1 लाख का है। तो उन्होंने 1 लाख वाला लिया पैकेज, 3 महीने का 3 लाख दिया। मतलब मैं एक ये बता रहा हूँ कि हमारा डायग्नोसिस का क्या है, उन्होंने दिया तो पैसा अगर आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है, तो क्या है, अमीर है वो डॉक्टर। मतलब उनके हस्बैंड जो है वो पॉलिटिशियन है और रियल एस्टेट का है, और वो 1 लाख दे रही है, तो अगर दे रही है तो मैंने ले लिया। और मैंने उनका ट्रीटमेंट ये नस्य और दीपन पाचन अनुलोमन दिया, और वो बच्ची को 2018 में मैंने किया, अभी 4 साल हो गया, उसको हेडेक नहीं हुआ। 3 महीना मतलब 12 हफ्ता में मैंने परमानेंट उसको ठीक कर दिया। और अभी भी मैम का मैसेज आता है कि अभी तक हेडेक नहीं हुआ, एमबीबीएस कर रही है वो। सोचिए, एक ये कितना छोटा चीज है ना, जो हमको आर्थिक और सम्मान, कीर्ति, यश, ये सब दिलाता है। कितना, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। इसलिए पढ़ाई का कितना हमेशा वैल्यू रहता है, पढ़ाई का। उन्होंने खुशी खुशी दिया, मैंने जबरदस्ती नहीं मांगा। उन्होंने 3 लाख, हर महीने का 1 लाख दिया, और 3 लाख दिया, और फिर वो पेशेंट भी ठीक हो गई, जड़ से बीमारी निकल गई। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लें क्या? आप लोग बोलिए, थोड़ा ब्रेक लेके फिर 7 बजे मिलते हैं। यस सर। यस सर। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम।